हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 25 ऑफ दिसंबर टू 31 ऑफ दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं। स्पेसिफिकली ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग रिसेंटली क्या डिस्कस करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, हम लोग प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा हमने एक कैंपेन चलाया है, मध्य प्रदेश स्टैटिक कैंपेन, और इसमें हम लोग जिस भी मतलब करंट अफेयर्स में अगर कोई जिला आता है मध्य प्रदेश का तो उसके बारे में स्टैटिक चीजें आप ही मुझे बताते हैं और उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये सारी चीजें आपको, सारी प्रोसेस कैसे होंगी, सारी चीजें आपको वीडियो के लास्ट तक में आपको पता चल जाएंगी, इसलिए इस पूरी वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। सिंपल सी बात है। चलिए बात करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन का पहला टॉपिक क्या था हमारा? तो फर्स्ट नंबर का टॉपिक हमने देखा था कि 22 दिसंबर जो कि एक अपने आप में इंपॉर्टेंट डे है, 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और यह किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, किसको याद करके? तो श्रीनिवास रामानुजन को याद करके यह पर्टिकुलर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 22 दिसंबर 21 या 22 दिसंबर को ही विंटर सोलेस्टाइस आता है। और इस दिन, इस पर्टिकुलर दिन क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर ये माना जाता है। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे साल में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, या जिसे आप बोलते हो विंटर सोलेस्टाइस। मैंने समर सोलेस्टाइस के बारे में भी, मार्च इक्विनॉक्स और सितंबर इक्विनॉक्स के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियो में दी है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर भी नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर में आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखना है, CSIR से रिलेटेड एक न्यूज थी और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। अगर पूछ लिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, एक सेकेंड, आप लोग स्पेलिंग पर भी चले जाओगे, रिसर्च, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां है? तो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसके अलावा बात करते हैं CSIR के वाइस चेयरपर्सन कौन है, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। चेयरपर्सन कौन है? तो वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके वाइस चेयरपर्सन है। और इससे रिलेटेड न्यूज क्या थी? इससे रिलेटेड न्यूज थी कि एक नई टैगलाइन दी है। उस नई टैगलाइन का नाम, वो टैगलाइन क्या है? तो द इनोवेशन हब या फिर इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया किस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है? तो वो है आपका CSIR। तो इसके बारे में हमने डिटेल इंफॉर्मेशन, अगर आपको इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रीवियस वीडियो से जाकर देखिए, ठीक है। तो CSIR के बारे में कई बार एग्जाम में अपने आप में पूछा गया है। तो हेडक्वार्टर याद रखना है आपको, वाइस चेयरपर्सन, और इसका फुल फॉर्म भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी आप याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग हमारे थर्ड टॉपिक की। हमारा थर्ड टॉपिक क्या था? थर्ड टॉपिक में हमने देखा था कि इंडिया की रैंक आई है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई है 68th आउट ऑफ 113 कंट्रीज। 113 कंट्रीज में 68th रैंक आई है इंडिया की। ध्यान रखना है, इंडिया की रैंक है ये,
ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है? 68। अपने आप में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर इंडाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं। करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, कि इंडेक्स से रिलेटेड आपको सारी चीजें याद रखनी है। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 68th रैंक है इंडिया की। ये वाली बात आपको ध्यान रखना। किन पैरामीटर्स पर ये इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल इंफॉर्मेशन बताई है। कहां? प्रीवियस लेक्चर में। चलिए बात करते हैं 4th नंबर का टॉपिक। अच्छा, जितने लोगों को ये टॉपिक पूरा बोरिंग लग रहा हो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपको वैसे भी करंट अफेयर्स का टॉपिक थोड़ा बोरिंग होता है, क्योंकि इसमें इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है। अगर सीक्वेंस नहीं है तो थोड़ा बोरिंग जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसे रटना थोड़ी है। आप डेली टू डेली इस वीडियो को पूरी तरह, या वीडियो को, और एक बार आप पीडीएफ को पूरा देख लीजिए। बस सिर्फ देख लीजिए एक बार, मतलब 4 दिन के शेड्यूल में सिर्फ आपको इतना ही करना है कि एक बार वीडियो देख लीजिए पूरा, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार पीडीएफ देख लेना है। सिर्फ एक बार, लिखना भी नहीं है कहीं, तो आपको सारी चीजें, ना भी तो मोस्ट ऑफ चीजें आपको याद रहेंगी, ऐसी पूरी उम्मीद है मुझे, क्योंकि 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगा उससे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 3 नई साइट्स को, 3 मोर साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अस्थायी लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी टेम्परेरी लिस्ट में। 3 यूनेस्को की, देखो यूनेस्को में 2 तरह की लिस्ट होती है। एक टेम्परेरी लिस्ट होती है, मतलब टेम्परेरी वाले में, उनमें की लिस्ट में जो भी साइट्स आएंगी ना, उन्हें बनाया जा सकता है यूनेस्को की अगली वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और टेम्परेरी के अलावा परमानेंट, तो 2 तरह की लिस्ट होती है परमानेंट। अब मैं बात करूं स्थायी की, तो आपको स्थायी याद रखना है। ये कितनी साइट है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया में टोटल कितनी परमानेंट यूनेस्को की साइट है, या फिर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है पूरे इंडिया में, तो भारत में टोटल कितनी है? भारत में टोटल है 40। इसके अलावा टेम्परेरी यानी अस्थाई कितनी है? तो अब कितनी हो गई है इस लिस्ट में? 52 हो गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है 3 और साइट्स को इंक्लूड किया गया है इंडिया की, और उनमें से पहला क्या है? मोढेरा गुजरात, दूसरा वडनगर और उनाकोती। तो ये 3 मेजर साइट्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो सन टेम्पल मोढेरा का, वडनगर गुजरात और उनाकोटी में रॉक कट स्कल्पचर्स को यूनेस्को की टेम्पररी यानी अस्थायी साइट में शामिल कर लिया गया है। तो ये वाली सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 5th नंबर की न्यूज क्या देखी थी हमने? तो 5th नंबर की न्यूज हमने देखी थी कि पीटी उषा ने रिसेंटली राज्यसभा पैनल का हिस्सा बनी है। पीटी उषा राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन पैनल का हिस्सा बनी है। ध्यान रखना है, पैनल, वाइस चेयरमैन नहीं बनी है, वाइस चेयरमैन पैनल। और ये वाइस चेयरमैन पैनल कब काम करता है? तो ये पैनल पर्टिकुलरली काम करता है तब जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों प्रेजेंट ना हो, तब ये पैनल काम करता है। यानी कि इस पैनल में उपस्थित जो भी मेंबर होते हैं उनमें से किसी एक मेंबर को बना दिया जाता है वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो वही आगे सारी कार्यवाही करता है। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था राज्यसभा के बारे में, तो कई लोगों को थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट हुआ था, उस डाउट को मैं क्लियर करना चाहता हूं। वो है आपका 79th। मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो है 79th नंबर आर्टिकल में। अब 79th नंबर आर्टिकल में है क्या? तो आप सभी को लग रहा होगा कि यहां पर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ये एक डाउट अराइज हुआ था, मुझे कमेंट में दिख गया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट किसमें है? 79th आर्टिकल में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, यानी पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो आपको अगर पता हो, और अगर नहीं भी पता हो तो मैं बता रहा हूं। प्रेसिडेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, तो पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा जिसे आप क्या बोलते हो? हाउस ऑफ पीपल, और तीसरा आपका राज्यसभा जिसे आप बोलते हो काउंसिल ऑफ स्टेट। तो मैंने जो आपसे पूछा था, या मैंने आपको जो बताया था, वो क्या है? वो ये है कि राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूशन कहां पे है? तो राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूशन है आपका 79th। और जो आप लोग सोच रहे हो कंपोजिशन, जब मैं बात करता हूं कंपोजिशन की, ठीक है, तो कंपोजिशन के बारे में है नेक्स्ट आर्टिकल में। ठीक है, तो आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है। मेजरली आपको याद क्या करना है? 79th। और इसके बारे में मैंने आपको ये भी पूछा था कि लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं। इसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। अगर ये आपका मेजर डाउट था तो वो आपको पूछा। कंपोजिशन का मतलब क्या है? बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो कंपोजिशन का मतलब है कि टोटल मेंबर कितने हैं उस पर्टिकुलर
पैनल में या राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे उनके बारे में बताया गया है, किस तरह से मेंबर्स की नियुक्ति की जाएगी इसके बारे में बताया गया, कहां पर, कंपोजिशन वाले आर्टिकल में। ठीक है, जब मैं बोलता हूं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहां पर है, 79th आर्टिकल में। ठीक है, चलिए ये वाली बात आप ध्यान रखना। थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है, पॉलिटी में सारी चीजों का मतलब बदल जाता है एक शब्द से, तो इसलिए आपको सारी चीजें A to Z याद रखनी है। हालांकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं समय के साथ। चलिए बात करते हैं राजू सिंह के बारे में। राजू सिंह जो कि भिंड जिले से बिलोंग करते हैं, भिंड जिले से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने नेशनल एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है, सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, राजू सिंह जो कि भिंड जिले से बिलोंग करते हैं, नेशनल राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है, यानी रजत पदक हासिल किया है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और मैंने आपसे मध्य प्रदेश स्टैटिक कैंपेन में मैंने आपसे पूछा था भिंड जिले के बारे में आपको कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन देनी है, जिसका जवाब अमीषा तिवारी जी ने दिया है। कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपने दी है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन बहुत ही जबरदस्त, भिंड जो जिला है वो चंबल डिवीजन के अंतर्गत आता है, यानी चंबल संभाग के अंतर्गत ये एक प्रमुख जिला है। इसके अलावा यहाँ का भिंड जिले का लीस्ट सेक्स रेशियो है भिंड जिले का। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है कि भिंड जिले का लीस्ट सेक्स रेशियो, पूरे मध्य प्रदेश में लीस्ट सेक्स रेशियो किस जिले का है, वो है भिंड। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में मस्टर्ड को इंक्लूड किया गया है, और मस्टर्ड भिंड जिले का क्या हो गया है, एक प्रमुख उत्पाद बन गया है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके अलावा ट्राइब्स में कई सारी ट्राइब्स यहाँ निवास करती हैं, ना सिर्फ सहरिया, उसके अलावा गोंड भील बैगा और अन्य जातियां भी यहाँ पर निवास करती हैं। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो मेजर ट्राइब्स में कौन सी है, सहरिया। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर अटेर का किला, गोहद का किला और वन खंडेश्वर टेम्पल यहाँ पर मौजूद है। अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अटेर का किला और गोहद का किला, कई बार ये एग्जाम में या एग्जाम के ऑप्शंस में मौजूद आपको मिलता है। अटेर का किला कहां पर है और गोहद का किला कहां है, ये दोनों भिंड में है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पूछ लिया जाए तो अटेर और गोहद दोनों कहां पर है, दोनों भिंड में है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा गोहद इसके अलावा बात करें लीस्ट रेनफॉल इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी क्या है, भिंड। ऑलरेडी मैंने ये आपको बताया हुआ है प्रीवियसली, जब भी भिंड आया था, भिंड जिले का नाम आया था, तब मैंने बताया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि एक प्रश्न एमपीपीएससी में आया था कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा है वो किस तरह से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है, देखिए ये होता है आपका नॉर्थ यानी उत्तर, और ये होता है दक्षिण। तो जैसे जैसे मध्य प्रदेश, ये पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ध्यान रखना है आपको ये कि मध्य प्रदेश में जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, यानी साउथ से नॉर्थ में जाओगे, तो वर्षा हमेशा कम होती है। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर भिंड मिलेगा, और भिंड सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी है। और जबकि आपको यहाँ पर साउथ में आपको पचमढ़ी मिलेगा, और यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, पचमढ़ी है, सतपुड़ा के जंगल है ना। और उसके अलावा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, भिंड है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो भिंड का नाम, और साउथ से अगर आप नॉर्थ में जाते हो तो वर्षा कम होती जाती है, ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए मालनपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये कहां पर है, तो ये भी भिंड में स्थित है, ये सेकंड ड्राई पोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो आपको ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट आपको कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं मैं ही बता देता हूं, पीथमपुर है। ठीक है, पीथमपुर है, ठीक है, जो कि धार जिले में है। तो ये वाली सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जब भी आज अगर कोई जिला आता है तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कमेंट सेक्शन में। जो भी चीजें आपको पता हो तो उसके 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश रिलेटेड अगर कोई भी जिला आता है आज के पूरे करंट अफेयर्स में, तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो हाँ, फर्स्ट नंबर की न्यूज क्या है, गुड गवर्नेंस डे 2022। ऑलरेडी मैंने ये वाली बात आपको बताया था कि सुशासन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे भारत के भारत रत्न प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी याद में यह मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान क्या रखना है आपको, 25 ऑफ दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है ई गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन को सुव्यवस्थित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। यानी
सभी सभी सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं को जनता तक पहुंचाना इस प्रमुख दिवस का उद्देश्य है। ठीक है, तो 2014 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंस किया कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा हर साल 25 दिसंबर को। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी है, और क्रिसमस डे से ही आप याद रख सकते हैं कि इसी दिन सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये वाली बात भी याद रखना है, ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है। अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देख लीजिए इमेज अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और 25 दिसंबर को आपको याद रख लेना है, 25 दिसंबर। ठीक है, अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो है वो 25 दिसंबर को हुआ, और उन्हीं की याद में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। इनका जन्म कहां हुआ और कब हुआ, तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अपने आप में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट्स को भी, के लिए भी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये भी न्यूज है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ, तो वो जन्म कहां हुआ है, ग्वालियर में जन्म हुआ है। ठीक है, तो आपको ये वाली बात याद रखनी है, कब जन्म हुआ, 25 दिसंबर 1924। इसके अलावा ये भारत के प्राइम मिनिस्टर 3 बार बने हैं, तो ध्यान रखना है 3 बार ये भारत के प्राइम मिनिस्टर, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं। कब कब रहे हैं, ये भी डेट याद रख सकते हैं आप। तो 1996 में पहली बार ये बने थे, 16 मई से 1 जून तक, 16 मई से 1 जून तक लगभग 15 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा दूसरी बार ये 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर, यानी कि आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 4 से 7-8 महीने के आसपास रहे हैं, तो ये भी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन था। इसके अलावा 1999 टू 2004, यानी कि इस पर्टिकुलर पीरियड में ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है कि 1999 2004 तक ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इन्हें भारत किया गया है 27 मार्च 2015, 27 मार्च 2015। तो आपको ये डेट नहीं याद रखनी है, आपको इसमें याद क्या रखना है, इसमें आपको याद बस इतना रखना है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी कब है, तो 25 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी। इनकी बर्थ एनिवर्सरी की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहां हुआ है, मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इनका जन्म हुआ है। यह भारत के कितनी बार प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कब रह चुके हैं, तो 1996, इसके अलावा 1998-99 और 1999 से 2004, 3 बार। आपको ये डेट बिल्कुल नहीं याद रखनी है। इसके अलावा इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है 2015 में। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यही सारी इंफॉर्मेशन हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी बिल्कुल ये मौजूद है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं सैम करन, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन चुके हैं आईपीएल 2023 के। ठीक है, तो 2023 में जो आईपीएल होने वाला है उसमें सबसे ज्यादा या सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, सैम करन। अब बात करते हैं सैम करन। तो थोड़े दिन पहले आपने सैम करन को ऑलरेडी न्यूज में सुना होगा कि सैम करन जो कि एक इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ये इनकी इमेज है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप जिसमें इंग्लैंड जीता है, इंग्लैंड विनर था और पाकिस्तान रनर अप रहा है। पाकिस्तान यानी पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड विनर बना टी20 वर्ल्ड कप का, रिसेंटली जो 2022 में हुआ है। तो इंग्लैंड, इस इंग्लैंड टीम का ही एक खिलाड़ी है सैम करन। आपको मैंने बता दिया सैम करन। और ये जो सैम करन है, इन्हें ही प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें कवर कर दी हैं। तो प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता था, सैम करन ने जीता था, जो कि एक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें इस न्यूज की, तो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, तो कितने करोड़ में इन्हें खरीदा गया है, तो 18.50 यानी 18.5 करोड़, जो कि अभी तक में सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे हैं 2023 के, या फिर ओवरऑल भी बात कर सकते हैं। तो पंजाब किंग्स ने इन्हें खरीदा है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं रिसेंटली अपॉइंटमेंट। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है, आईपीएल 2023 के सैम करन। चलिए करंट अपॉइंटमेंट, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्लाइड है, आपको ध्यान रखनी है ये स्लाइड।
रिसेंटली अनिल कुमार लाहोटी इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, कौन बन गए हैं? अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी, आपको ऐसा ध्यान रखना है, अनिल कुमार लाहोटी। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को रिप्लेस किया है, विनय कुमार त्रिपाठी को रिप्लेस किया है, और ये बन गए हैं रेलवे बोर्ड के करंट चेयरमैन। अगर बात करें संतोष कुमार यादव, तो संतोष कुमार यादव एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करंट चेयरमैन बन गए हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई आपने ऑलरेडी सुना होगा, इसके चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो संतोष कुमार यादव। ये हैं आपके संतोष कुमार यादव। तो आपको याद क्या रखना है, जितने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करती है, तो जितने हाईवेज है ना, सारे हाईवेज के कंस्ट्रक्शन का काम किसके अंडर में होता है? तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके चेयरमैन कौन बन गए हैं? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव एनएचएआई के चेयरमैन। इसके अलावा अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एनएचएआई का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो एनएचएआई का हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अच्छा, अगले न्यूज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज, सभी रेलवेज के हेडक्वार्टर को भी हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जब रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आता है, या फिर इसके अलावा किसी भी तरह का स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो कि ज्योग्राफी से रिलेट होता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको हेडक्वार्टर इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसका सेंट्रल सीएसटी सेंट्रल हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। तो सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में रेलवे का हेडक्वार्टर है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो यानी सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? सेंट्रल रेलवे है ना, सेंट्रल रेलवे। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां पर है? मुंबई में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, अच्छा मैं अभी थोड़ा सा इसको समराइज करता हूं, चीजें थोड़ा सा अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया सेंटर में मुंबई आपका हेडक्वार्टर है, मुंबई। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली। अगर आपसे पूछ लिया जाए साउथ रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो चेन्नई में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो कोलकाता का। और अगर आपसे पूछ लिया जाए वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये भी कहां है? मुंबई में है। तो चार चीजें आपकी क्लियर हो गई। आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली। आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई। अगर आपसे पूछ लिया जाए ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो कोलकाता। और अगर आपसे पूछ लिया जाए साउथ रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो चेन्नई। इसके अलावा वेस्टर्न सेंटर, अब देखिए ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर के बीच में आपका क्या हो गया? ये आपका वेस्ट है। तो वेस्टर्न और सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? जबलपुर। अगर आपसे पूछ लिया जाए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये है आपका इलाहाबाद। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो सिकंदराबाद। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीजें याद रखनी है। तो ये पर्टिकुलर हेडक्वार्टर की लिस्ट है। सारी चीजें आप कहां से देख सकते हैं? इस पूरी लिस्ट को पीडीएफ से देख सकते हैं, आपको सारी चीजें ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं समझ में आएंगी तो रेलवे बोर्ड से रिलेटेड सारी एक अलग वीडियो में हम लोग सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं सारे हेडक्वार्टर्स को कवर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमें हेडक्वार्टर्स बस कवर नहीं करना है। तो मेजरली जितने हेडक्वार्टर हो सकते थे सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो मेजरली जो पूछा जा सकता है उनको हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है आपकी निखत जरीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है वुमेन बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप में। ठीक है, ऑलरेडी आपको ये पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में ऑलरेडी, अभी के रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। निखत जरीन ऑलरेडी ये न्यूज में बनी हुई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है निखत जरीन एक बॉक्सर है। सबसे बड़ी बात यही आपको ध्यान रखनी है कि निखत जरीन एक बॉक्सर है। इन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल हासिल किया है नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ये जो पर्टिकुलर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, ये कहां ऑर्गेनाइज की गई? तो ये मध्य प्रदेश के तात्या टोपे स्टेडियम जो कि भोपाल में स्थित है, वहां ऑर्गेनाइज की गई। और वहां निखत जरीन जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए रिसेंटली नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां ऑर्गेनाइज की गई, तो ये भोपाल में ऑर्गेनाइज की गई। तो अपने आप में ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की जो टीम है, जो बॉक्सर्स की टीम है, उसमें मध्य प्रदेश की टीम की रैंक क्या रही है, तो मध्य प्रदेश की टीम ने सेकंड रैंक हासिल की है। तो ध्यान रखना है, सेकंड रैंक हासिल की है मध्य प्रदेश की टीम ने। तो मध्य प्रदेश की टीम ने कौन सी रैंक हासिल की है? सेकंड रैंक हासिल की है। ठीक है, कितने गोल्ड? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ। ठीक है, तो ये वाली बात आपको पर्टिकुलरली इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां ऑर्गेनाइज की गई? भोपाल में। गोल्ड मेडल किसने हासिल किया? निखत जरीन जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इन्हें क्या मिला है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की टीम की रैंक क्या रही है? सेकंड रैंक रही है। ठीक है,
बात करते हैं अगली न्यूज की। यही सारी चीजें आपको यहां पर हिंदी में भी मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट। देखिए जैसे हमारे यहाँ का क्रिकेट क्या है, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट बोर्ड है और वहां पर उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड चेंज कर देंगे, इसका नाम चेंज करेंगे या इसका नया नाम रखा जाएगा। मतलब टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड का नया नाम क्या होगा, तो उनका नाम रखा जाएगा शेन वॉर्न, स्पिनर जो कि रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, इनके नाम पर रखा जाएगा। तो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड को रिनेम किया जाएगा, किसकी याद में, किसको ऑनर देने के लिए, किसको सम्मान देने के लिए, तो शेन वॉर्न, ये जो आपको दिख रहे हैं शेन वॉर्न, इन्हें सम्मान देने के लिए इसका नया नाम रख दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे अब क्या कहा जाएगा, तो शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कहा जाएगा। तो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड को अब ऑस्ट्रेलिया में कहा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में शेन वॉर्न टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कहा जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड को जो रिनेम किया गया है वो किस लेजेंडरी खिलाड़ी को ट्रिब्यूट दिया गया है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, शेन वॉर्न, जो कि क्या है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक लीजेंडरी स्पिनर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने अपॉइंट हुए हैं एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किन्हें अपॉइंट किया गया है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है। तो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में किसको रिप्लेस करके आएंगे, तो सुरेश एन पटेल को रिप्लेस करके ये बनने वाले हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बनने वाले हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनने वाले हैं। तो ये वाली बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। जहां भी आपने पढ़ा होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऑलरेडी मैंने सारी चीजें कवर की हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हम लोग फिर से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें 7 दिन का करंट अफेयर डिस्कस करना है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए जो चेयरमैन हैं या जो नए कमिश्नर हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगर आपका कोई फ्रेंड हो प्रवीण, तो वहां से आप सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं या वहां से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। ठीक है, जो इनका टेन्योर होता है वो कितना होता है, तो टेन्योर इनका होता है 4 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, 4 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। तो इसमें पर्टिकुलरली एक चेयरमैन होते हैं और 2 कमिश्नर होते हैं। तो एक चेयरमैन और 2 कमिश्नर इसका कंपोजिशन है। तो ये वाली बात ऑलरेडी मैंने सारी चीजें डिस्कस करा दी है कि ये जो पर्टिकुलर कमीशन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इस पूरे कमीशन में एक चेयरमैन और 2 अन्य कमिश्नर्स होते हैं। इसके अलावा इसके नए एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बन गए हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बन गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अच्छा, अगली न्यूज है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में ही थोड़ा सा देख लेते हैं। सतर्कता आयोग जिसे आप जानते हैं, तो इस पर्टिकुलर सतर्कता आयोग का जो गठन किया गया या फॉर्मेशन कब किया गया, 1964 को इसका गठन किया गया या इसका फॉर्मेशन किया गया पर्टिकुलरली भ्रष्टाचार या करप्शन को रोकने के लिए इसको इस पर्टिकुलर कमीशन का या इस पर्टिकुलर आयोग का गठन किया गया है। इसको हेड कौन करता है, तो के संथानम की कमेटी ने हेड किया था। के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर इस आयोग का गठन किया गया था। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बनाया गया के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर। पर्टिकुलरली यह आयोग क्या काम करता है, यह आयोग करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया है ना। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अर्लियर कब बना था, 1964 में, और बाद में इसे प्रतिस्थापित किया गया 2003 में, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंतर्गत इसे बनाया गया और यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, यानी वैधानिक निकाय। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है आपकी बेंजामिन नेतन्याहू नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। और अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं ये सबसे ज्यादा टाइम तक प्राइम मिनिस्टर बने रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। कौन, बेंजामिन नेतन्याहू। तो इनके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर वही हैं जो पहले थे। कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। ये कितने साल के हो गए हैं, 73 साल के हो गए हैं और ये लगातार 6 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। 6 बार, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, लगातार 6 बार। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लगातार यही बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। और इसके अलावा
इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये कब से कब तक रहे हैं, तो देखिए 1996 से 1999 तक रहे, उसके बाद 12 साल लगातार रिकॉर्ड 2009 से 2021 तक लगातार थे और फिर से बन गए अभी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करें इसराइल की, तो इसराइल कि जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये इजराइल पैलेस्तीन रीजन को डिवाइड करके बनाया गया। पैलेस्तीन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक था अरब पार्ट और एक था जेविश पार्ट, और अरब पार्ट को कहा गया पैलेस्तीन और जेविश पार्ट को कहा गया इजराइल। तो ये वाली बात वैसे आप नहीं याद रखनी है, आपको याद क्या रखना है, सिर्फ इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ की करेंसी, तो यहाँ की करेंसी क्या है, इजरायली शेकेल। इजरायली शेकेल यहाँ की पर्टिकुलर करेंसी है। अगर बात करें आपको मैप में मैं दिखाऊं, तो मैप में आपको इजराइल कहां पर दिखेगा, तो ये आपका वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड में मिडिल ईस्ट रीजन पर आपको यहां पर दिख जाएगा आपका इजराइल। तो इस पर्टिकुलर रीजन पर आपको क्या दिख जाएगा, इजराइल दिख जाएगा। तो आप वर्ल्ड मैप उठाइएगा और यहां पर देखिएगा मेडिटेरेनियन सी के पास, मेडिटेरेनियन सी के पास यानी ईस्ट में आपको दिख जाएगा आपका छोटा सा देश इजराइल, बिल्कुल बहुत छोटा सा था। तो सारी चीजें वैसे भी नहीं कवर कराई जा सकती। तो यहाँ पे आपको ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर आपको मिडिल ईस्ट रीजन पे आपको क्या मिल जाएगा, इजराइल देश मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो रिसेंटली ब्राजील के एक लेजेंडरी फुटबॉलर हैं जिनका नाम है पेले, और इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 82। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये दुखद समाचार भी है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। तो ब्राजील के एक फुटबॉलर हैं, लेजेंडरी फुटबॉलर हैं पेले, और इन्होंने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जितवाया है अपनी टीम को, और उस टीम का हिस्सा भी रहे हैं। तो ब्राजील के लेजेंडरी फुटबॉलर हैं पेले, तो पेले का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें तो यह वह 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे। तो ये वाली बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इस पूरी न्यूज में। कितने गोल किए हैं, तो टोटल गोल 1281 गोल किए हैं। सोचिए बहुत बड़ी बात है। अपने में नंबर्स की बात करें तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि 1281 गोल इन्होंने किए हैं 1363 मैचेस में, ठीक है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और हाईएस्ट है अपने आप में नंबर्स, ठीक है। और इन्होंने लगातार अपनी टीम को 3 बार वर्ल्ड कप का खिताब जितवाया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जितवाया है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इनका मेन नाम क्या था, एडसन अरेंटिस डो नासिमेंटो, ये इनका पूरा नाम है, लेकिन हमें शॉर्ट नेम हम क्या जानते हैं, पेले के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहली बार इन्होंने कब दिलाया था, 1958 को वर्ल्ड कप दिलवाया था, जो कि स्वीडन में हुआ था। तो उसमें ब्राजील की टीम जीती थी। तो पहली बार 17 साल की उम्र में ये एक स्टार बन चुके थे, अपने आप में बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, इसलिए इनका नाम ध्यान रखना है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ब्राजील से बिलोंग करते हैं। ये ब्राजील के एक लेजेंडरी फुटबॉलर रहे हैं, इनकी डेथ हो गई है रिसेंटली, और इन्होंने 3 बार अपनी टीम को विश्व कप का खिताब जितवाया है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। यह डोबी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। डोबी माइक्रो इरिगेशन में क्या किया जाता है, पर्टिकुलरली खेतों में एक पाइपलाइन बिछा दी जाती है और उसकी मदद से सिंचाई की जाती है पर्टिकुलरली। तो ये वाली पर्टिकुलर ये जो प्रोजेक्ट है, ये मध्य प्रदेश का किस शहर में ये इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, तो वो है आपका सीहोर। तो सीहोर जिले का नाम ये सामने आ गया है। और अब आप इससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यानी अगले लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे सीहोर जिले के बारे में। तो सीहोर जिले के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और उसके बारे में जो लोग भी आप कमेंट सेक्शन में अगर आप जवाब देते हैं तो उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल डिस्कशन करेंगे सीहोर के बारे में। तो सीहोर में जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, कहीं से भी पता हो, गूगल से, बुक से आपको, या फिर जो भी पता हो, आप सीहोर के बारे में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर लिखें, ठीक है। अगर आपको एक भी पता है तो एक भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो सीहोर जिले में डोबी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। तो पर्टिकुलरली माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट वैसे कई जगह हैं, लेकिन यहां पर पर्टिकुलरली नाम दे दिया गया है बस, डोबी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। कहां से बिलोंग करता है, ये सीहोर से बिलोंग करता है, ठीक है। बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज, रिसेंटली एक फेयर चल रहा है, एग्री एंड हॉर्टी टेक्नोलॉजी एक्सपो, या एक मेले का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में, एग्री एंड हॉर्टी। आपको पता चल ही रहा होगा, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ये एक मेला था। और इसे मध्य प्रदेश के किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया, तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ऑर्गेनाइज किया गया। भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है, आप सभी को पता होगा। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप बता सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सीहोर के बारे में भी आप बताएं और भोपाल के बारे में भी बताएं, जरूरी नहीं है। आपको अगर भोपाल के बारे में अच्छा लग रहा है या भोपाल के बारे में बताना हो तो भोपाल के बारे में बता दीजिए, सीहोर के बारे में बता हो तो सीहोर के बारे में बता दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों के बारे में आप बताइए, ठीक है।
चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। इंडिया में टोटल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? अगर मैंने आपसे पूछा इंडिया में कितनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसका जवाब आपको देना है। आपके ऑप्शन है 52, 40, 45 और 48। इसका जवाब आप मुझे कहां पर देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये जवाब तो आपको देना ही है, ठीक है। इसके अलावा वो स्टैटिक वाला एक अलग है पोर्शन। इसके अलावा इंडिया की रैंक क्या रही है 2022 के ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में? 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये है आपके 4 ऑप्शन। इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का की क्वेरी हो, किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मैसेज करके पूछ सकते हैं या मुझसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। पर्टिकुलरली आपका जो भी अच्छा सुझाव हो, चाहे क्योंकि ये साल का बिल्कुल लास्ट डे है, तो आप कोई भी आपका अच्छा सुझाव पूरे सेशन से रिलेटेड अगर आपको ये पसंद आता है, तो आप अपना सजेशन और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हम लोग इस नए कैंपेन के बारे में अगर आपको कुछ बताना है तो वो भी आप बता सकते हैं। कुछ नई चीजें अगर आपको इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो जितनी भी सारी चीजें हैं, जितने भी हम लोग ये जो पूरा सेशन है हम लोग कंडक्ट करते हैं हर 4 दिनों में, इसके बारे में अगर आपको कुछ भी कहना है, कुछ भी जो भी अगर आपकी इच्छा हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और इस पूरे सेशन को अपने दोस्तों में जरूर स्प्रेड कीजिए, इसे फैलाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए और कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहिए। आप सभी को नव वर्ष की अगेन हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।